हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक तिवारी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस थे जो डाउट्स में आए हुए थे, उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज भी है, उसको डिस्कस करके पहले ख़त्म कर लेते हैं। और कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए भी थे, आई होप आपने किया होगा ट्राई। आए ना आए वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि जो आज भी शीट डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपके मिक्सचर के हैं और टाइम स्पीड डिस्टेंस के हैं, तो उनको करना है। और विद कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके टेंशन आप मत लीजिएगा। आपको हर टाइप, जो भी टाइप यूज़ हुआ है, डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी बातों में तो फिर आप लोग कहते हैं कि बहुत लंबी होगी वीडियो। पहले तो कल वाली बात कर ले क्वेश्चन की। रुक जाइए, शीट को रखते हैं। कल वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वो ऐसे ही कुछ था फिगर, शायद ये A B C D और ऐसे एक सर्किल। ठीक है, इस सर्किल का रेडियस क्या होगा ये पूछ रहा था। और क्या दे रखा था, साइड ये A है। चलिए अब देखते हैं। आप जब ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ये जो पोर्शन है कहीं ना कहीं इस जो, अगर आप देखिए इसको पूरा करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे तो ये सर्किल बन रहा है ना। ये सर्किल ही तो है, एक कंप्लीट सर्किल है जिसका क्वार्टर सर्किल अंदर दिया रखा है। मतलब कि ये जो लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये कहीं ना कहीं इस सर्कल के लिए एज अ रेडियस का काम कर सकती है। यही सेंटर है, यहीं से बनाया गया है ना ये। मतलब इस सेंटर को फिक्स कर दीजिए और इस लाइन को बढ़ाते जाइए तो क्या एक सर्किल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मतलब यहाँ से ये सरकमफेरेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो मालूम पड़ गया क्या, ए है। अब हम बात करेंगे इस छोटे वाले सर्कल की। इस सरकमफेरेंस तक का तो मिल गया। अब हम यहाँ से बात करेंगे यहाँ तक की। तो मान लेते हैं कि जो स्मॉलर सर्किल है इसका रेडियस स्मॉल r है। अगर ये सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस ये रेडियस है, तो यहाँ भी मिलाएंगे तो सरकमफेरेंस से टच कर रहा है, ये भी रेडियस, तो ये भी रेडियस है कि नहीं है। और कल आपको बताया था क्या कि जब इस तरह से सर्किल को टच करता है, इस तरह से टच कर रहा है, और हमने क्या किया, ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, तो सेंटर से सरकमफेरेंस ये भी रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस ये भी रेडियस, यानी कि ये बराबर है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सारे एंगल बराबर। तो ये वाला साइड भी r, ये वाला साइड भी r, तो क्या हो गया, पूरा एक बन गया स्क्वायर बना ना ये। इसका मतलब कि आपका जो ये पोर्शन है, सेंटर से लेकर ये कॉर्नर तक का ये वाला पोर्शन होगा, तो ये r था, ये r था, तो ये क्या हो गया, r√2। क्लियर, r√2 हो गया। इसको हटाइए, यानी कि यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट सेंटर तक हो गया r√2। लिखते हैं पूरा, पहले इसको हटा देते हैं। अब लिखिए, यहाँ से यहाँ तक ये a है, प्लस ये वाला पार्ट r है, प्लस सेंटर से पूरा ये कॉर्नर तक का डिस्टेंस r√2 है। कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताइए, कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो ये आपका अगर स्क्वायर है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो ये इस स्क्वायर का डायगोनल भी तो है, इसका विकर्ण भी तो है वर्ग का, यहाँ से लेकर के अपोजिट कॉर्नर तक, है कि नहीं? इसका विकर्ण भी तो है। इसका मतलब क्या, जब साइड इसका दे रखा है a, तो सेंटर से लेकर के ये कॉर्नर तक का डिस्टेंस आपका विकर्ण हो गया, तो ये क्या इसके बराबर होगा, a√2, बिल्कुल होगा। यानी कि यहाँ से ये r प्लस r√2 इज इक्वल टू a√2 माइनस a। r कॉमन लीजिए, क्या होगा, √2
प्लस 1 इज इक्वल टू ए कॉमन लेंगे √2 माइनस 1। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ए √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ये रहा आपका आंसर। मीन्स द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल विल बी √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। और प्लीज़ इसको रटने की कोशिश ना करें, रटने की कोशिश ना करें। थोड़ा सा भी कुछ चेंज करेगा आपका सारा ट्रिक और सारा रटा हुआ काम वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो समझें, कुछ नहीं किया, ये इस स्क्वायर का ये लाइन विकर्ण भी है और ये त्रिज्या इसकी हो गई और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू निकाल ली, बस दोनों को बराबर रख दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्या क्वेश्चन है, अब आते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, आइए करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आज के सेशन का, एक बर्तन में दूध और पानी, मिल्क रेशियो वाटर का अनुपात 4:7 है, 4:7 है। यदि 25 लीटर पानी मिश्रण जो है मिक्सचर में मिलाया जाता है, तो मिल्क और जो वाटर है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाता है 6:13, ठीक है, 6:13। तो बताना है क्या कि मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, चलिए इसको रख देते हैं। सिंपल सी बात है, लिखते हैं पहले। स्टार्टिंग में क्या था, 4:7। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था, 4:7। अब मुझे एक बात बताइए, जो ये मिक्सचर का रेशियो था इसमें 25 लीटर केवल पानी मिला दिया गया, 25 लीटर पानी मिलाया गया, तो क्या हो गया रेशियो, 6:13। ये तो बड़ी चमत्कार वाली बात है, जादू है ये, काइंड ऑफ मैजिक। क्यों भाई, रेशियो 4:7 था, पानी मिलाया और दूध का भी रेशियो चेंज हो गया। यहाँ ये कैसे पॉसिबल है भाई मिलाया पानी तो दूध का रेशियो कैसे चेंज हो गया, वो तो सेम रहेगा ना। सेम कैसे रहेगा, जो यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया है। अगर कोई आपके पास बर्तन है, इसमें आप उसमें 4:3 मान लीजिए पानी है, दूध और पानी का ये मिश्रण है, इसमें अगर आप पानी ऐड करेंगे तो रेशियो इसका बढ़ेगा ना, 4:3 है और आपने पानी और मिला दिया तो दूध तो वही का वही रहेगा। जो मिक्सचर में मिल्क है उसका रेशियो वही रहेगा, केवल और केवल चेंज आएगा जो आप ऐड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। यानी कि हमको क्या करना है, जस्ट बिकॉज वी हैव एडेड सम वाटर इन दिस मिक्सचर, तो हमें इसका जो वैल्यू इक्वेट करके मिल्क का सेम करना है, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड किया है तो पानी में केवल चेंज चाहिए, ना कि इस दूध की भी रेशियो में, ठीक है। यानी कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12। 4 और 6 का एलसीएम विल बी 12। तो आपको क्या करना है, इसको भी 12 करना होगा, इसको भी 12 करना होगा, ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो 4 × 3 और 6 × 2, यानी कि लिख लेते हैं इधर साइड में, जो न्यू रेशियो हो जाएगा क्या होगा, इक्वल करने के बाद 4 3 = 12, रेशियो 7 3 = 21 प्लस 25, 6 2 = 12 और 26।
यानी कि 12 अभी भी है, 12 अभी भी है, क्योंकि हमने पानी ऐड नहीं किया, सॉरी दूध ऐड नहीं किया है, हमने केवल पानी का रेशियो बढ़ाया है, तो पानी में चेंज आएगा, पानी बढ़ेगा, मिल्क सेम रहेगा। तो अब क्या होगा कि हम देखते हैं, तो मतलब पूछा है कि इनिशियल जो मिक्सचर है, इनिशियल मिक्सचर है वो कितनी है। तो मुझे एक बात बताइए, पानी का रेशियो 21 से 26 हो गया, कितना बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया, 21 से 26 हो गया, 5 यूनिट बढ़ा पानी का रेशियो। जाहिर सी बात है बढ़ेगा भाई, क्यों, 25 लीटर पानी ऐड जो किया है उसमें। वाटर का रेशियो 21 से 26 हो गया जस्ट बिकॉज वी हैव एडेड द अमाउंट ऑफ वाटर, तो रेशियो इंक्रीज़ हो गया 5 यूनिट, क्यों, 21 से 26 हो गया, तो 5 बढ़ा। तो हमें चेक करना है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, 25/5 यानी कि 5 लीटर। ठीक है, तो पूछा है व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर, तो इनिशियल मिक्सचर का क्या होगा, ये रहा 12 और 21, यानी कि ये 33 यूनिट आया है, और एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 5, तो 33 इंटू 5 बराबर 165 लीटर, ये होगा आपका रेशियो। कुछ नहीं करना है, जिन चीज़ों को ऐड करते हैं, जो भी चीज़ मिक्स किया है उसके रेशियो में चेंज आएगा, जो ऐड नहीं किए हैं, जो कुछ मिलाया ही नहीं है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन। और अपने डाउट्स भेजा कीजिए, डाउट्स भेजने का मतलब ये है कि आप सीरियसली ले रहे हैं चीज़ों को। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी कोर्स को मैं 50,000 में बेचूं तो वैल्यूएबल हो जाएगा, आप करते रहिए। आप लोग पेड कोर्स का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी देखा जाएगा, पहले आप लोग करते रहिए। पेड कोर्स के डिमांड के लिए काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन पहले जो कर रहा है वो तो करते रहिए ना, वो भी चीज़ें होंगी, पहले आप इसको करिए जो बताया जा रहा है। सेकेंड पार्ट, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन है, एक बर्तन में 2 लिक्विड है, एक बर्तन में 2 द्रव्य या लिक्विड है, A एंड B, जो कि किस रेशियो में है, 7:5 के रेशियो में है। मिक्सचर में से 9 लीटर मिश्रण, 9 लीटर क्या है, देखिए पूरा लिखता हूँ, मिश्रण से 9 लीटर लिक्विड निकाला गया, द्रव्य निकाला गया, लिक्विड निकाला और लिक्विड बी से रिप्लेस कर दिया, लिक्विड बी से भर दिया। मतलब क्या, 9 लीटर निकाला और 9 लीटर लिक्विड बी भर दिया, ठीक है। तो मिश्रण जो है ए और बी, मिश्रण ए और बी का जो रेशियो अब हो जाता है वो 7:9 हो जाता है। प्रारंभ में इनिशियली, यानी कि प्रारंभ में ज्ञात करना है कि प्रारंभ में द्रव यानी कि लिक्विड ए कितना था। अब देखिए इसको समझते हैं पहले, पूरा कॉन्सेप्ट इसका। मान लीजिए मेरे पास एक बाल्टी है और आपके पास भी है, ये रही बाल्टी, बहुत बढ़िया सी, मिल्क और वाटर का रेशियो है, उसमें 4:3 के रेशियो में दूध और पानी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भाई कितना क्वांटिटी है, बताया कि जो भी क्वांटिटी है उसमें, उस बकेट में, उस बाल्टी में जो भी क्वांटिटी है उसमें 4 यूनिट दूध है और 3 यूनिट पानी है। 4 यूनिट दूध है और 3 यूनिट पानी है। आपने क्या किया, इससे एक मग लाए और इससे एक मग पानी, एक मग मिक्सचर को निकाला और हाथ में लिया, तो कमी किस में आएगी, उसके क्वांटिटी में। अगर पूरी बाल्टी भरी थी
तो अगर 1 मग निकाला तो कुछ क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशियो तो उस मग में जो निकाला है, जो एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें भी यही रहेगा, 4:3। फिर से देखिए क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिक्सचर एलिगेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बाल्टी में दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। मतलब कि क्या हुआ, आपके मिल्कमैन ने 4 गिलास दूध डाला और 3 गिलास पानी, तैयार हो गया मिक्सचर आपका। तो क्या हुआ कि 4 यूनिट ये है, 3 यूनिट ये है, आपने गैस पे गर्म किया बढ़िया उसको। अब आप गए 1 गिलास लेके निकाला और पीने लगे, तो कुछ क्वांटिटी निकाली, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जो क्वांटिटी आपने उस ग्लास में निकाला है, आप तो यही बोलेंगे कि उस ग्लास में भी 4:3 के रेशियो में ही दूध और पानी का मिश्रण निकलेगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कई बार कि भाई निकाल रहा है दूध तो यार ज़्यादा, इसका मतलब डेंसिटी बड़ा कम है, मतलब कि ज़्यादा पानी मिलाया गया है, मतलब क्या अनुपात का तो अंतर होता है ना। यानी कि 4:3 था, 4:3 था, गर्म किया, इसे पीने के लिए गए, निकाला एक जग में पीने के लिए, तो जग में जो निकालेंगे तो उसमें जो भी क्वांटिटी आई उसमें भी दूध पानी का अनुपात 4:3 ही रहेगा। हो सकता है कम हो जाए, क्वांटिटी कम हो जाए, 5 लीटर से 4 लीटर रह जाएगा, लेकिन जो निकाला है वो 4:3, उसमें भी 4 संबंधित 3 के अनुपात में ही दूध और पानी का अनुपात होगा। तो भाई जाहिर सी बात है कुछ बच भी जाएगा, बाद में कुछ बचेगा भी, बचेगा कितना, बचेगा उतना ही भाई साहब कि 4:3 निकाल लिया तो बचा भी लास्ट में 4:3 के ही रेशियो में। हाँ, हो सकता है कि पहले बाल्टी भरी थी अब थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन दूध पानी का अनुपात तो वही रहेगा जब तक कि हम या दूध ना मिलाएं या पानी ऐड ना करें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे हम तो बहुत डिटेल में बताऊंगा और भी ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन जितना यूज़ हुआ उतना बताया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे क्वेश्चन समझने में। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है कि 2 लिक्विड है 7:5, ए और बी है ना, ए है, रेशियो बी है 7:5। उसमें से मिश्रण निकाला, मिक्सचर निकाला, मतलब कि मिश्रण निकालने का क्या मतलब, 9 लीटर एक मग डाल के निकाल लिया। 7:5 के रेशियो में ए और बी लिक्विड था, 9 लीटर मिक्सचर निकाला है। 9 लीटर मिक्सचर निकालने का मतलब क्या, बाल्टी से निकाला तो उस बाल्टी में भी 7:5 के रेशियो में ही निकलेगा, और जो निकालने के बाद हटाया जो बचा है अभी बाल्टी में, वो 7:5 के रेशियो में ही अभी भी बचेगा। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये नहीं बोला हूँ कि भाई 5 लीटर था तो 4 लीटर 3 लीटर की बात नहीं कर रहा भाई, इतना बोल रहा हूँ जो रेशियो आपका 7:5 है। मिक्सचर निकाला मतलब मिक्सचर में जिस अनुपात में था उसी अनुपात में मिक्सचर निकलेगा, लास्ट में बाल्टी में उसी अनुपात में उसी रेशियो में मिक्सचर बचेगा भी, जब तक कि कोई ए या बी में से हम ऐड या सब ये एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि लिक्विड बी से हमने रिप्लेस किया था, यानी कि उतनी ही क्वांटिटी में हमने +9 लीटर लिक्विड उसमें डाल दिया, तो क्या हो गया रेशियो 7:9। बहुत बढ़िया, 7:9। तो हमको बताना है स्टार्टिंग में जो द्रव्य ए था ये कितना था, स्टार्टिंग में जो आपका लिक्विड ए था वो कितना था। तो मुझे एक बात बताइए, निकालने के बाद 7:5 और 7:9 में हुआ था, हमने लिक्विड बी से रिप्लेस किया था ना। लिक्विड बी से रिप्लेस करने का मतलब ये होता है कि हमने ए के साथ तो कोई बदतमीज़ी ही नहीं की, ए तो वैसे ही सेम का सेम है, यानी कि 7 यहाँ भी है तो 7 यहाँ भी रहेगा, कोई बात नहीं, अब तो बराबर है। यानी कि जो भी चेंज आएगा वैल्यू में बी के चेंज आएगा, क्योंकि हमने केवल और केवल बी में ऐड किया है, बी लिक्विड से इस मिक्सचर को रिप्लेस किया था, तो क्वांटिटी में चेंज केवल बी के आएगा। जो नहीं मिक्स किया है वो सेम रहेगा, नहीं होता सेम तो उसको हम सेम करते। चलिए तो क्या होगा अब भाई, 5 से हो गया 9, क्यों हो गया, क्योंकि 9 लीटर उसमें ऐड कर दिया था, तो 5 4 9, तो यानी कि 4 यूनिट बराबर 4 यूनिट बराबर 9 लीटर होता है।
है यहाँ पे। क्यों 4 यूनिट क्या हुआ, 5 से 9 हुआ, क्योंकि 4 लीटर बढ़ा। वो 4 लीटर किसके बराबर होगा, सॉरी 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 9 लीटर के, क्योंकि जो इंक्रीमेंट 4 यूनिट का हुआ है जस्ट बिकॉज वी हैव एडेड 9 लीटर ऑफ लिक्विड बी, ठीक है। मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपकी 9/4 लीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आइए काम की बात पे आते हैं। अब हम बात करते हैं भाई कि इसको इस डब्बे में बंद कर लेता हूँ। लिक्विड ए था कितना स्टार्टिंग में, हमें मालूम पड़ गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 9/4 आ गई। तो हम पहले पता करते हैं कि यहाँ पे कितना था लिक्विड ए। जब 9 लीटर निकाल दिया गया था मिक्सचर, तो यहाँ पे कितना था, तो यहाँ पे था 7 यूनिट, 7 यूनिट था यहाँ पे। और 1 यूनिट बराबर 9/4, तो 7 × 9/4 यानी कि 63/4 लीटर मिक्सचर में आपका लिक्विड ए यहाँ पे था। 64/3 यहाँ, 63/4 यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था। लेकिन भाई यहाँ पे 63/4 जो बचा हुआ है वो तब ना है जब हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाला था। 9 लीटर में अगर सिर्फ यहाँ पूछता कि यहाँ पे कितना है, ए जो है 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद कितना बचा है, तो 63/4 बचा है। लेकिन वो पूछ रहा है इनिशियली कितना था, इनिशियली यानी कि मुझे पूछ रहा है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी थी। तो हम बताइए एक बात कि भाई ये जो 63/4 लीटर बचा है, ये बचा है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ 9 लीटर ऑफ मिक्सचर। मीन्स वी हैव टू टेल कि भाई इससे पहले ये कितना था, निकालने से पहले देखते हैं। तो हमने क्या किया है, 9 लीटर निकाला है ना, 9 लीटर मिक्सचर निकाला है, किस में से, 9 लीटर मिक्सचर निकाला है टोटल। लेकिन हमें बताना है लिक्विड ए, तो 9 लीटर निकाला है कुल मिक्सचर में से, 7 5 12 में से 7 यूनिट निकाला है। 9 लीटर में से ये जो निकाला है टोटल मिक्सचर में से, टोटल मिक्सचर में से 7 यूनिट निकाला है। तो 3 3 × 9, 3 4 × 12 यानी कि 21/4, 21/4 यानी कि इतना निकाला था। तो टोटल था कितना, तो यहाँ पे जो था प्लस यहाँ पे जितना था वो प्लस जो आपका निकाल के फेंक दिया था वो, तो 63/4 प्लस 21/4 कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम लीजिए, यानी कि 4 6 84, 4 2 8, 4 1 4, यानी 21 लीटर आपका होगा सही जवाब। यानी कि इनिशियली मेरे पास 21 लीटर मिक्सचर था। जिसको डाउट होगा अभी भी मुझसे पूछेगा, बताएगा तो समझ में आएगा, वरना चुप रहने से कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। हटा रहा हूँ इसको। कोशिश पूरी है कि जितना एफर्ट लगा सकता हूँ लगाऊँ, आपको कोई डाउट ना हो। फिर भी रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज करके जैसे पूछते हैं आप लोग, कई बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से, तभी उनका रिस्पॉन्स भी आ रहा है और पूछ भी रहे हैं। बाकियों को रुके रहिए, जब पेड कर देंगे और फीस महंगी कर देंगे तब आप लोग, तब बेस्ट हो जाएगा कोर्स मेरे ख्याल से, ठीक है। 3rd क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए, अपनी, ये ऑफलाइन के एक बच्चे का डाउट है, सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए, 5/8 पर चलते हुए अभिषेक ऑफिस तक पहुंचने में, अभिषेक ऑफिस तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है, 45 मिनट्स लेट करता है। तो घर से ऑफिस के बीच में, घर से ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में यूजुअली टाइम जो लेता था, सामान्य समय क्या है, सामान्य समय क्या है। देखिए ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक लाइन का है,
लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट बताना होगा क्योंकि तभी समझ में आएगा। सिर्फ एक लाइन का है, उससे ऊपर का नहीं है। चलिए पहले जानते हैं, एक बात बताता हूँ आपको, उससे पहले पानी पी लूँ थोड़ा। क्या है कि एक बात याद रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ये बच्चे को पता हो। जब ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या? मान लीजिए मैं और मेरा एक दोस्त, दो लोग गाज़ीपुर से बनारस जा रहे हैं। 70 किलोमीटर की दूरी दोनों के लिए है। गाज़ीपुर से बनारस जा रहे हैं, दोनों के लिए दूरी 70 किलोमीटर की है, यानी कि ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। दोनों के लिए गाज़ीपुर से बनारस के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर का है, कांस्टेंट स्पीड हो, डिस्टेंस हो गया। सब डिपेंड करेगा कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या है? चाल अगर अधिक होगी तो समय कम लगेगा। कॉमन सेंस वाली बात है ये तो। चाल अगर अधिक होगी तो समय कम लगेगा, चाल कम होगी तो समय ज़्यादा। यानी कि अगर मैं और मेरा दोस्त बनारस जा रहे हैं, मैं बाइक से जाऊंगा और उसको बोलूँगा तू साइकिल से आ, तो पहले कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली जिसके पास बाइक की स्पीड होगी ना, तो समय कम लगेगा, उसी के रेशियो में समय घट जाएगा। यानी कि स्पीड का जो भी रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो अगर ए रेशियो बी होता है, तो टाइम का रेशियो उसका अपोजिट बी रेशियो ए हो जाएगा। ठीक है? जो भी रेशियो स्पीड का होगा, अगर स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है, तो टाइम का रेशियो बी रेशियो ए हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस उसके लिए कांस्टेंट। तो भाई घर से ऑफिस है ना, मतलब घर से हम अगर अपने स्कूल जाते हैं तो एक रास्ता फिक्स है, उसे आते होंगे आते होंगे, जाते होंगे आते होंगे, वो तो रास्ता कांस्टेंट है, सेम है। कोई बस पहले पहुंचाती है, कोई बस बाद में, जस्ट बिकॉज कि कोई ड्राइवर स्पीड में चलाता है, कोई धीरे चलाता है, डिपेंड करता है स्पीड पे। स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगना है, स्पीड कम समय ज़्यादा लगना है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर ये कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना होगा तो आप बोलेंगे तो ज़रूर समझाऊंगा, वरना मेरे ख्याल से इतना मैंने बताया काफ़ी है। आप बोलेंगे तो डेटा रख करके समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन वो आपका रिस्पॉन्स के हिसाब से है, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा। ठीक है? अब देखिए क्या बोला कि जो चाल है यानी कि स्पीड, और क्या ध्यान रखना है कि भाई 5/8 पे चलता है, 5/8 पे, मतलब कि इस रेट से चलता था, 8 के चाल से चलता था, लेकिन अब 5 के चाल से चल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि 5/8 बढ़ा दिया या 5/8 घटा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बात इतनी है कि 8:5 कि भाई 5/8 यानी कि पहले 8 की चाल से चलता था, तो अब चल रहा है 5 की चाल से। ठीक है? तो टाइम क्या हो जाएगा? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो समय क्या लगेगा? 5:8। 5:8 यानी कि पहुंचने में 45 मिनट लेट करता है ना। मतलब पहले इतने समय पे पहुंचता था, अब इतना अधिक हो गया। मतलब कितना अधिक हुआ है? 3 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, 3 यूनिट ज़्यादा ले रहा है। क्यों? और कितने के बराबर होगा? 45 मिनट के बराबर होगा। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना? 15 मिनट। तो यूजुअली समय कितना लेता था सामान्यतः? मतलब पहले किस समय जाता था? पहले 5 यूनिट के टाइम से जाता था, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 × 15 यानी कि 75 मिनट पहले पहुंच जाता था। मतलब 75 मिनट में पहुंच जाता था। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगले पे आते हैं। चलिए अब क्या है कि 5th क्वेश्चन है, 4th लिख दिया, कोई बात नहीं। एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म को जिनकी लंबाई 293 मीटर और 425 मीटर है, 425 मीटर है, क्रमशः रेस्पेक्टिवली 35 सेकंड में और 47 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। चलिए करते हैं। एक बात बताइए, कॉन्सेप्ट है ये, अगर एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि ये लेंथ L1 हो जाए तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, L2। जब इसको पार करेगी, जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो समय लगता है दोनों के लेंथ का सम L1 प्लस L2 अपॉन में टाइम, यानी कि L1 प्लस L2 यही तो डिस्टेंस होता है इस केस में, इज इक्वल टू समय, ये चाल है ना, समय इंटू चाल। L1 प्लस L2 क्या है भाई, ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, तो दूरी उनकी लंबाई होगी, ठीक है ना। यह है कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं सॉल्व इसको। तो L प्लस, अब भाई ट्रेन क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई मानो L, ट्रेन की लंबाई माना L है, ठीक है, माना ट्रेन की लंबाई L प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 293, इसको पार करने में 35 सेकेंड। फिर है आपका दूसरे प्लेटफॉर्म 425, ये है कितना, 47 सेकेंड। अब बताया था क्यों ऐड किया है, क्योंकि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई सम करते हैं उसका, वही डिस्टेंस हो जाता है। तो अब करते हैं काम की बात। भाई पहले जब लेंथ का जो ट्रेन का है वो तो सेम है, क्योंकि वही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को, इस इतने लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, फिर वही जो ट्रेन है जिसकी लंबाई L है, फिक्स है ना। थोड़ी है कि भाई ट्रेन जो है गाजीपुर को पार की तो ट्रेन की लंबाई कुछ थी, अब गोरखपुर को पार गई तो ट्रेन चौड़ी हो गई, भाई साहब अब तो बवाल मचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेंथ सेम है। प्लेटफॉर्म का जो डिफरेंस है लेंथ का, प्लेटफॉर्म का, उसकी वजह से टाइम अधिक लग गया। कितना, 12 सेकेंड ज़्यादा लगा, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ज़्यादा बड़ा है। तो कितना बड़ा है, 132 मीटर, ठीक है, यानी कि 12 सेकेंड में 132 मीटर एक्स्ट्रा चलती है। तो 1 सेकेंड बराबर कितना, 12 इंटू 11 बराबर 11 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर पूछे स्पीड कितना होता, तो स्पीड हो गया आपका 1 सेकेंड में 11 मीटर, यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया ना आपका, ठीक है। अब दूसरी बात, लेकिन हमसे पूछा है कि भाई ट्रेन का लेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इसका मतलब हो गया आपका कि या इस इक्वेशन को या इसको उठा लेते हैं। तो बताया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, पर यहाँ पे केस ट्रेन और प्लेटफॉर्म का है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये हो गया डिस्टेंस, इज इक्वल टू स्पीड हमने निकाल लिया 11 इंटू ये हो गया टाइम 35, यानी कि L प्लस 293 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 5 3 8 1 3 385, यानी कि
L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 385 माइनस 293, यानी कि ये आ जाएगा 918, यानी कि 92 मीटर। ट्रेन की लेंथ क्या हो गई, लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी 92 मीटर। ये हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन। तो आज जितने क्वेश्चन आए थे आज मैंने बता दिए। अब जो डाउट होगा आप मुझे सेंड करते जाइएगा, मैं बता जाऊंगा। और आपको जो भी क्वेरी है, आपके पास नंबर है सर, आपके पास दयानंद सर का और मेरा भी है, आप हमें जुड़ करके बता सकते हैं। जो भी क्वेरी हो उसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस के लिए आप लोग फ़ोन कर रहे हैं वो भी बताया जाएगा, वो आप सर से कांटेक्ट करके डिटेल ले लेंगे, ठीक है। बाकी हम क्यूबॉइड पढ़ते रहेंगे उसको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव फन।